हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी यूपीएससी जर्नी की दूसरे वीडियो में आ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ अमूर्त बातें समझाई और एक प्रकार से यूपीएससी का जो सबसे कोर पार्ट था वो समझा दिया था उसमें। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, यूपीएससी के सबसे बाहरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचो, हम बार बार यूपीएससी बोल रहे हैं, लेकिन कई बार तो आप सुनते होंगे सिविल सर्विस एग्जाम, और कई बार बोलते हैं कि भैया किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी, सिविल सर्विस और आईएएस क्या तीनों एक ही हैं या तीनों अलग अलग हैं? ये सबको भी तो हमें पता होना चाहिए कि बस हवाबाजी चल रहा है। नहीं, पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी अगर आप बन रहे हो, बनना है या बनने का सोच रहे हो, तो आपको वैसे व्यवहार में भी करना होगा। और सबसे पहले बताते हैं कि यूपीएससी क्या है। देखो, यूपीएससी, सिविल सर्विस और आईएएस, इसमें सबसे जो बृहद एरिया कवर करता है, एक सामान्य तौर पे समझाने के लिए, वो यूपीएससी है। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो सिविल सर्विस का एग्जाम लेती है। सिविल सर्विस एक एग्जाम है, उस एग्जाम को लेने वाली संस्था यूपीएससी है। तो याद रखना, यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं होता, यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है एग्जाम। समझ में आई बात? और सिविल सर्विस का जब एग्जाम होता है ना, तो उस एग्जाम में बहुत सारी नौकरियों में भर्ती होती है। पुलिस में भर्ती होती है तो उसको आईपीएस बोलते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जब भर्ती होती है तो उसको आईएएस बोलते हैं, विदेशी मामलों से संबंध जो पोस्ट रखता है उसको आईएफएस बोलते हैं। तो कई तरह की इसमें वैकेंसी होती है, आईएएस, आईआरएस, है ना, बहुत सारी पोस्ट होती है इसमें। तो अब आपको समझ में आया कि यूपीएससी एक संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम लेती है। उस एग्जाम में एक सिविल सर्विस एग्जाम होता है, और सिविल सर्विस एग्जाम जब आप निकालते हो तो उसमें कई सारी वैकेंसी में आपकी भर्तियां होती हैं, और उसमें से जो सबसे सम्मानित या सबसे पावरफुल होती है उसे आईएएस कहते हैं। पर आईएएस के अलावा आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और भी बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो आज के बाद कभी ये मत कहना कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएस की कर रहे हैं या यूपीएससी की कर रहे हैं। आज के बाद केवल बोलोगे सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूपीएससी जो संस्था है वो क्यों बनाई गई। कि देखो, भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमने भारत को एक व्यवस्थित या एक सिस्टमेटिक राज्य के तौर पे बनाया। और एक राज्य को जब चलाना होता है ना, तो उसमें अधिकारियों की जरूरत होती है। तो हमारे संविधान निर्माता थे, या जो हमारे देश के निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि भाई देश को चलाने के लिए नेता तो बहुत लोग हैं, तो क्या अधिकारियों की भर्ती जरूरी है क्या? तो कहा हाँ, नेता तो आते जाते रहेंगे, अधिकारी बने रहेंगे, और स्थायित्व तो जरूरी है, क्योंकि नेता के पास सामान्य अध्ययन का ज्ञान होता है, वो जनता को जानता है, आता है और चला जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसको विशेषज्ञता हो, टेक्निकल नॉलेज हो, और हमेशा बना रहे। तो कहा इसके लिए सबसे अच्छी चीज तो फिर ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी है। सोचो, मोदी जी अभी हैं, उसके पहले मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह गए, मोदी जी आ गए। अब ये दोनों को जनता के बारे में पता कि जनता क्या चाहती है, पर इनको वास्तव में ये नहीं पता कि ये काम किया कैसे जाएगा। इन्हें ये तो पता है कि जनता को पानी की जरूरत है, पर इनको ये नहीं पता कि पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, पानी में क्या टेक्निकलिटी है, या पानी का प्लांट कैसे लगाएंगे, कैसे फाइनेंशियल मामला देखेंगे। इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पता इन्हें। हाँ, इन्हें जनता के सुख दुख, जनता की भावनाओं से परिचित है। तो लोकतंत्र में सब कुछ जनता के अनुसार चलता है, तो नेता सबसे ऊपर होते, पर नेता को सहायता के लिए जो तंत्र चाहिए होता है, जो नेता का काम करते हैं, वो तंत्र होता है ब्यूरोक्रेसी।
तो अब समझ में आ गया, लीडर और लीडर को सपोर्ट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती है, अधिकारी होते हैं। इसीलिए आप देखो, प्रधानमंत्री उसको सहायता करने के लिए सचिव, मुख्यमंत्री उसको सहायता करने के लिए सेक्रेटरी, हर विभाग में एक नेता होगा, एक सचिव होगा। तो नेता जो होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो बेसिकली जनता की आवाज होते हैं, जनता के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको टेक्निकलिटी में कैसे काम करना है, इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब सवाल है कि अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो एक मन में सवाल आया होगा, नेता को खुद कर लेना चाहिए, मंत्री बने अपने अधिकारी चयनित कर ले। पर अगर मान लो मंत्री अधिकारी को चयनित करने लगते, तो अधिकारी को फिर कैसे भरते? अच्छा तुम मेरे एरिया के हो, आ जाओ। अच्छा तुम मेरी जाति के हो, चले आओ। अच्छा चलो पैसा दिया है तुमने तो आ जाओ। अरे तुम मेरे बुआ के लड़के हो, आओ आओ तुम्हारा। तो सारे मंत्री और मंत्री के जो अधिकारी होते, उन बुआ नाना चाचा जाति धर्म के हिसाब से होते, और देश का बेड़ा गर्क हो रहा होता, क्योंकि क्षमता के आधार पे तो चयन हो ही नहीं रहा, चयन हो रहा है नेपोटिज्म के आधार पे। तो फिर सवाल था कि ये कैसे किया जाए? तो कहा कि यार देखो, एक अलग से संस्था ही बना दो पूरी, जो मेरिट के आधार पे अधिकारियों की भर्ती करे, और उसमें किसी भी सरकार का प्रत्यक्ष रूप से दबाव ना हो। और इसीलिए संस्था बनाई गई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आई बात? हर चीज को हम समझेंगे, एक बात भी नहीं छोड़ेंगे। आप अभी फर्स्ट ईयर में होगे, लेकिन 19 साल के हो रहे हो, अधिकारी बनने जाओगे 2 साल बाद, तो जानना सब चाहिए आपको। तो जान के समझ में आ गया, यूपीएससी एक संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम लेती है, कई सारे विभागों में भर्ती करती है। जैसे आईएफएस का एग्जाम लेती है, एनडीए सीपीएफ का एग्जाम लेती है, वैसे ही सिविल सर्विस का भी एग्जाम लेती है। ये कई पदों में भर्ती करती रहती है। तो जब भी आप यूपीएससी की साइट में देखोगे ना, तो भर्तियां, कई सारी वैकेंसी निकली रहती है। सिविल सर्विस बार बार एग्जाम उसमें सिविल सर्विस सब नहीं होता, कई सारी होती है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी एक संस्था है जो मेरिट के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे अधिकारियों के चयन में मदद करती है। समझ में आ गई बात? बाकी बाद में पढ़ेंगे कभी इसके बारे में बहुत डिटेल से। ये बिल्डिंग है, आप देख रहे होगे। इंटरव्यू जब बच्चा देने जाता है तो इसके बगल में यहां पर आपको गेट मिलेगा, उसी गेट से अंदर जाता है। तो बहुत सारे लोग इसमें मेंस लिखने भी जाते हैं। तो इससे जस्ट 10 मीटर दूर एक गली है, उस गली के अंदर एक गेट है, वो मेंस वाला गेट होता है। और इंटरव्यू के लिए यहां से गेट होता है। तो ज्यादातर लोग इंटरव्यू देते हैं तो कोट पैंट पहन के यहां फोटो जरूर खिंचवाते हैं, और खिंचवाना भी चाहिए, एक बड़ी मेहनत के बाद आप जहां पहुंचते हो। और सिलेक्शन के बाद फिर यही फोटो सबसे ज्यादा फेमस होती है। कई लोग सिलेक्शन के पहले ही फेमस करा लेते हैं, वो भी ठीक है। यहां तक आना भी बहुत बड़ी सफलता है, नो डाउट। हाँ, ऐसा नहीं कि कोट पैंट पहन के यहाँ फोटो खिंचवाया, और ये भी करते हैं कई लोग। वास्तव में कई लोग फोटो खिंचवा के झूठ बोलना होता है ना कि इंटरव्यू दिया, तो आप ऐसे भी जाके खिंचवा दो, है ना। तो चलो वो सब अलग बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कई तरह के एग्जाम मिलती है। उस एग्जाम में एक सिविल सर्विस एग्जाम है। सिविल सर्विस एग्जाम में इतनी सारी पोस्ट निकलती रहती है, ठीक। अब हम केवल अपने सिविल सर्विस एग्जाम की बात करते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम बेसिक इंफॉर्मेशन, जो शायद इलाहाबाद में हर चाय वाले को भी पता होगी, और आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी टेक्निकलिटी के साथ पता होगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, है ना, कि कौन ये एग्जाम दे सकता है। सबको एग्जाम नहीं दे सकते। ये इस एग्जाम को देने के लिए कुछ शर्तें बनाई गई हैं, और मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एलोबरेट करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो उम्र की बात करते हैं कि किस साल के लोग इसको दे सकते हैं। तो इस एग्जाम को देने की पहली शर्त है कि आपकी उम्र 21 साल हो चुकी हो। अब आपको कब से काउंट करना है? तो आप जिस साल एग्जाम देना चाहते हो 1 अगस्त, और वो साल में आप, जैसे आपको 2026 में देना है,
तो आप 1 अगस्त 2026 को 21 साल के हो गए हो। मतलब जिस साल फॉर्म आएगा उस साल की 1 अगस्त तक आप 21 साल के अगर हो गए हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। 21 साल से कम वाला एग्जाम नहीं दे सकता, मतलब अगर आप एक दिन भी कम हो तो आप नहीं दे पाओगे। 21 साल आपका मिनिमम उम्र होनी चाहिए। फिर अपर एज लिमिट की बात अगर करें कि भाई क्या हमेशा एग्जाम दे सकते हैं या बुढ़ापे तक एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक तय सीमा है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें 32 साल तक आप केवल एग्जाम दे सकते हो। फिर वही 1 अगस्त को अगर आप 32 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गए हो, जैसे मेरे एक मित्र की उम्र केवल 3 दिन ज्यादा है, वो नहीं दे पाएगा। तो 32 साल से के तक समझ में आ गया। तो जैसे आपको इस साल एग्जाम देना, तो आप देखो इस साल की जो 1 अगस्त है उससे आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर आपका 32 साल के अंदर आ रहा है तो आप दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है कि अगस्त के पहले है अगस्त के बाद में, और बहुत मैटर करता है। फिर ओबीसी वालों के लिए 35 साल है, और एससी एसटी कम्युनिटी के लिए 37 साल है। बाकी ये तो वर्तमान का इस समय नोटिफिकेशन है, उसके तहत आपको बताया है। जो फ्यूचर में लगातार मांग चल रही है, जो सबसे आमूल चूल परिवर्तन की मांग चल रही है, वो तो ऐसे तक कहा जा रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम एज है उसको 25 साल बस कर दो या उससे भी कम, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, और देश के बहुत सारे युवा ऐसे ही फंस के बर्बाद हो जाते हैं। तो एक तो ये भी मांग की बात चल रही, फिर दूसरा कई लोग कह रहे हैं कि जब ओबीसी और एससी एसटी जो कैटेगरी है इसमें एज ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है तो फिर ईडब्ल्यूएस में दिया जाए। ये सब मांग चल रही है, अभी कुछ है नहीं ऐसा। जो वास्तव में अभी स्थिति है वो ऐसी है, और जो मैंने बताया जिसकी डिमांड चल रही है उसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि भारत में परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं होता, क्योंकि चुनाव भी जीतना होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। किस सब्जेक्ट से कर रहे हो ये नहीं मान्यता, मतलब ये नहीं मांगा। आर्ट से कर रहे हो, साइंस से कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पर ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी हो जानी चाहिए, या आप जब फॉर्म भर रहे हो उस समय आप 3rd ईयर में हो। समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन 21 साल हो जाना चाहिए। तो ज्यादातर 21 साल में ग्रेजुएशन हो ही जाता है, लेकिन अगर मान लो तब भी आपका 21वीं साल हो गए हो, आपको एग्जाम देना हो और ग्रेजुएशन का 3rd ईयर हो, तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो या तो आप 3rd ईयर में हो, परसुइंग हो, और या तो आप एग्जाम कंप्लीट कर चुके हो। याद रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी को इसमें आप शामिल कर सकते हो, बस उसे यूजीसी से मान्यता मिली हो। और दूसरी बात, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी परसेंटेज से आप पास हुए हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपके 34% हो तब भी आप आईएएस में पहली रैंक आने के लिए तैयार हो, अगर मेहनत करोगे तो, नहीं तो बैठो घर, है ना। मोटिवेशन की वीडियो देखने से आईएएस नहीं बनते, ठीक, वरना सबसे पहले यूट्यूबर आईएएस बन जाते। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो यहां कहीं लिखा है क्या कि टॉपर से निकलेंगे? कहीं नहीं लिखा, तो कहीं नहीं मेंशन। तो आज के बाद ये मत कहना कि एग्जाम खराब गया, अरे ठीक है जैसा गया तो गया, जाने दो। ग्रेजुएशन के एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी अगर लक्ष्य इधर है। हाँ, लेकिन उसको भी ध्यान से पढ़ना है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ग्रेजुएशन की डिग्री परसुइंग हो या कंप्लीट हो चुकी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, है ना, ह्यूमैनिटी, और कितना भी परसेंट हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है। इग्नू से कर सकते हो आप, राजर्षि टंडन से कर सकते हो, ऑक्सफोर्ड से कर सकते हो, प्रयागराज से कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक। लेकिन यूजीसी से मान्यता मिली होनी चाहिए। आपके घर की कोई यूनिवर्सिटी ना हो कि आपने सोचा कि कल हम बना ले और कर ले। भाई अटेम्प्ट की बात करते हैं,
हाँ, कई लोगों के मन में होगा हम तो एक ही अटेम्प्ट में निकालेंगे। ठीक है, जोश होना चाहिए, पर होश भी रहना चाहिए कि एक अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों का निकलता है। अब क्यों कम निकलता है उसके पीछे अलग रीजन है, लेकिन चलो अभी हम समझ ले कि जनरल के पास इसमें 6 अटेम्प्ट होते हैं। पहले 4 होते थे, लेकिन अब 6 होते हैं। मतलब आपके पास उम्र 21 साल से 32 साल तक है, लेकिन समय आपको बस 6 बार देना है। तो अब आप 21 साल से लगातार देते हो तो 26 साल में पैकअप। जब भी आप दो लगातार दो, रुक के दो, इस सब पे हम अलग बात करेंगे, अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे सब पे। लेकिन बस अभी इतना समझ लो कि इस पे 6 अटेम्प्ट जनरल को मिलते हैं, जो पहले 4 थे, अभी केवल 6 हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है। जो ओबीसी कैटेगरी है केंद्र की, उनको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक, 9 बार वो एग्जाम दे सकते हैं। अब कैटेगरी कह रहा हूं, अटेम्प्ट कब माना जाता है? अगर आपने फॉर्म भर दिया, उसको अटेम्प्ट नहीं का मानते। फॉर्म भरने के बाद, फिल करने के बाद जब पीटी होता है, और अब पीटी का पहला पेपर जो होता है 9 बजे, आप उसमें चले गए अंदर, आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। आपने दूसरा पेपर छोड़ दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका पीटी पास हुआ या पीटी फेल हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरव्यू तक दे आओगे, तब भी एक अटेम्प्ट है। मतलब समझ में आ गया? तो आप 9 बजे जब पेपर देने जाते हो, अंदर एंट्री कर लेते हो, प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट हो जाता है, आपका काउंट हो जाता है। अगर आपने फॉर्म भरा है और आप एग्जाम देने नहीं गए हो, तो आपका काउंट नहीं होगा। एससी एसटी है जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन अनलिमिटेड तो ऐसे हैं, वैसे तो 37 साल ही तक दे सकते हैं। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो दिव्यांग हैं, उनके 9 अटेम्प्ट फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी, है ना? तो इतनी आपको बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? भाई फॉर्म भर दिया आपने, आपका ग्रेजुएशन हो चुका था, 21 साल हो गए थे, अब आप फॉर्म भर दिया और चले गए सुबह सुबह पेपर देने, पीटी प्रीलिम्स। वास्तव में बताऊं तो प्रीलिम्स कोई सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, ये छटनी है। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पहले निकालो भीड़ भाड़, केवल 20,000 लोग अच्छे रखो बस। तो भाई कैसे निकाला जाएगा? तो ये है उसका प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो 2 तरह से बात होगी। पहले तो इस एग्जाम के बारे में फैक्चुअल जानकारी ले लें। नॉर्मली जब आपका फॉर्म आएगा, उससे 3 से 4 महीने बाद प्रीलिम्स होता है। आप फॉर्म भरोगे, उसके 4 महीने बाद पीटी आप दोगे, 4, है ना? ज्यादातर इसका एग्जाम जून में, मई में होता है, धीरे धीरे। और आपको 1 साल पहले इसकी डेट पता होती है। आपको इस साल की डेट पता होगा, अगले साल का भी कैलेंडर आ जाता है तो पता होती है। प्रीलिम्स सुबह एक पेपर होता है, एक दोपहर में होता है। मैं आपको हर चीज इसलिए बता रहा हूं ना, बड़ा ध्यान देना कि मई में पेपर होता है, गर्मी में। सोचो, एक ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रबंधन करने के लिए जरूरी बात है। कई लोग तो इससे बचने के लिए प्री का सेंटर शिमला में दे देते हैं, नैनीताल में दे देते हैं, ताकि वहां ठंडक रहे थोड़ी, या असम मेघालय में दे देते हैं। पर मैं आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा, और इस पे कभी और बात करेंगे बहुत आराम से। अभी तो बस इतना समझो कि जो पीटी होता है वो 2 पेपर होता है, एक होता है जनरल स्टडी का और दूसरा होता है सीसेट का। वैसे तो अगर मैं पीटी के इस एग्जाम में वीडियो बनाऊं तो मुझे कम से कम 12 से 13 घंटे चाहिए, इतना कंटेंट है। ये देखने में लगता है केवल 200 सवाल या 200 नंबर का 2 घंटे का, पर वास्तव में सोचो, जो पढ़ने वाले सीरियस 1 लाख होते हैं ना, उसमें से छट के केवल 10,000 बचते हैं। कई लोगों को तो 4-4 साल, 5-5 साल ये एग्जाम नहीं निकलता। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं थोड़ी इसमें भाग्यशाली रहा हूं कि मेरा एक पीटी रुका, उसके बाद से 5 नहीं रुके। लेकिन इस एग्जाम को समझना बड़ा मुश्किल है, कई लोग नहीं समझ पाए। इलाहाबाद में तो यही सबसे बड़ा क्राइसिस है। और क्यों क्राइसिस है, इस पे कभी खुद से सोचिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और मैं कुछ बातें इसलिए जो बोल रहा हूं कि बच्चा जब वीडियो देखेगा ना, तो कुछ बच्चे तो चलो ऐसे टाइम पास के लिए देखेंगे, हटा देंगे, लेकिन जो वाकई सिंसियर होंगे ना, वो सहयोग पे कॉल करके मुझसे बात कर लेंगे या मेरी टीम से बात कर लेंगे, तो हम उसको सब कुछ बताएंगे।
आप आइए ऑफिस में आराम से बैठिए और एक एक सवाल पूछिएगा, हम सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। तो बेसिकली जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आप अगर उसमें सही करते हो तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो माइनस मार्किंग होगी, 1/3 नंबर कट जाएगा। जैसे मान लो आपने 3 सवाल गलत कर दिए, एक सही करा, तो आप 0 हो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इतना तो सी सेट होगा। 3 सवाल अगर आपने गलत किया तो आपके 1/3 1/3 1/3 एक क्वेश्चन वो पूरा ले जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब अगर आप इसमें सही करोगे तो एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा, और गलत करके आओगे तो उसका 1/3 कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस मार्किंग इसमें होती है, इसीलिए आप सब तुक्का नहीं मार सकते। 2 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें सारी बातें जो आपने लिखा होगा देख लिया होगा। इसमें एक कट ऑफ नंबर यूपीएससी जारी करता है, और उस कट ऑफ से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर लिया, और नहीं तो आप बाहर। इतना पूरा आपने देख लो, समझ लो। थोड़ी चीजें मैं इसके बारे में बता दूं कि आते तो 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन वास्तव में जो वहां का टॉपर भी होगा ना यूपीएससी का, उसको भी 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन केवल आपको पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन मात्र। 100 में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आते होंगे डायरेक्ट, वरना वास्तव में सारे क्वेश्चन वहीं दिमाग लगा के पूरा कंसंट्रेट करके करना होता है, और जाके किसी तरह 40-40 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, या 50 क्वेश्चन। जब बहुत टफ पेपर आता है तो 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में भी सिलेक्शन होता है, और जब थोड़ी पेपर हल्का सा इजी होता है तो 50। हाँ याद रखिएगा, 50-50 क्वेश्चन बहुत इजी पेपर की बात कर रहा हूं। सोचो कि जब बहुत इजी होता है तो लोग आधे क्वेश्चन तक बस अटकते हैं। सोचो यूपीएससी क्या है, क्या पेपर बनाता है। और जो लोग 6 साल से लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं वो भी इसका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत कराएंगे, क्योंकि सवाल किताब का नहीं है, सवाल है कि आपने अपने दिमाग से कितनी चीजें सीखी हैं। क्योंकि वहां पेपर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो पेपर अपने आप में बहुत यूनिक होता है। आपको लगता है केवल नॉलेज से वो सवाल कर लोगे, नहीं। उस सवाल को लगाते समय 3 चीजें चाहिए होती हैं, नॉलेज, कॉमन सेंस और पेशेंस। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन कॉमन सेंस और पेशेंस नहीं होता, और इसीलिए एग्जाम के बाहर निकल जाते हैं। फिर कहते हैं रात दिन पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा, कोचिंग जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा, क्योंकि कोचिंग कॉमन सेंस और पेशेंस नहीं सिखाती। कई बार आप देखोगे कि कई इंसान है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईपीएस के बाद प्री देते हो जाता है, जबकि आईपीएस के बाद पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन पीटी हो रहा है। और जो रात दिन कमरे में बंद करके पढ़ रहा है, पीटी है, पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कमरा बंद किए सब कुछ, उसका 6 साल से नहीं हो रहा, जबकि नॉलेज उसके पास ज्यादा है जो 6 साल से पढ़ रहा है। लेकिन एग्जाम तो ये कॉमन सेंस का है भाई, और स्किल और पेशेंस का है। तो याद रखना, ये जो दिख रहा है ना बहुत सिंपल, लेकिन वाकई बहुत रहस्यमयी है। समझ में आई बात? तो ये है पीटी। वाकई मैं देखता हूं तो खुश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे तो इसका स्वाद मिल रहा है ना। जब हम पहले थे और रात दिन पढ़ते थे कि पढ़ेंगे निकल जाएगा, फिर उसके बाद पता चला अच्छा बाबूजी ये है इसका खेल, है ना। ये एग्जाम पढ़ाई से ज्यादा कॉमन सेंस का है, क्योंकि भाई उनको अधिकारी चाहिए, बाबू नहीं चाहिए। और अधिकारी और बाबू में यही अंतर होता है। जो बाबू होते हैं वो रटी रटाई चीजें करते हैं, अधिकारी वही सोचता है। तो उनको चपरासी वाले माइंडसेट के लोग नहीं चाहिए, उन्हें अधिकारी चाहिए जो अपना दिमाग लगा के वहीं से आंसर निकाले। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पीटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई 20 से ज्यादा कर नहीं पाता। लेकिन आपको मैं एक मजाक मतलब मजे की बात बताऊं, 6-7 क्वेश्चन में वही आंसर लिखा होता है अंदर, बस आपको पढ़ना होता है। आप कहोगे कैसे आंसर लिखा होता है, तो हम बताएं ऐसे लिखा होता है।
जैसे मान लो कहा कि रमेश मोटा है और दिन में खाना नहीं खाता, तो इसमें आंसर लिखा है कि रात में खाना खाता है। जैसे मैं कहूं सभी कुत्ते भौंकते हैं, शेरू एक कुत्ता है, तो आंसर अपने आप लिखा हुआ है कि शेरू भौंकता होगा। जिसको आप रीजनिंग पढ़ते हो, लॉजिक पढ़ा है ना, याद रखना ये लॉजिक का पेपर है। अगर आप सीरियसली लॉजिक अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 4 क्वेश्चन कम से कम कराओगे, 3 से 4। सोचो आप एकेडमिक पढ़ाई को जो मजाक समझते हो। जितने भी आप लोग बीए बीएससी कर रहे हो, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि पीटी के 10 क्वेश्चन आपके बीए बीएससी से आएंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, बस आपके पास दिमाग हो उस नॉलेज को यूज करने का। आप जो हाय तौबा कोचिंग, हाय तौबा कोचिंग, हाय तौबा ये, हाय तौबा वो करते रहते हो ना, नितांत मूर्खता वाली बात करते हो। कोचिंग तो अपनी जरूरत बताएगी ही ना, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है, पर वास्तव में कितनी जरूरत है इस पे कभी चर्चा करना। पर चलो ठीक है, वैसे भी टॉप करने वाले या पढ़ने लिखने वाले ज्यादा कोचिंग नहीं जाते, जिनसे हमारी बात चल रही है ना। हाँ, जिनको बैग टांग के दिखाना है इंस्टाग्राम में, और जिनको अपनी शादी के लिए बताना है कि लड़का तैयारी कर रहा है ताकि थोड़ी दहेज ज्यादा हो जाए ठीक है, उनके लिए तो फिर वही कोचिंग भाई सहारा है। लेकिन चलते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पीटी समझ में आ गया आपको? बहुत रहस्यमय एग्जाम है, बहुत रहस्यमय। और वही मैंने कहा कि इसमें अगर 10 घंटे भी बात की जाए तो बहुत कम है। अब मैं क्या, जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा भी बहुत सारी चीजें, जिनका पीटी नहीं निकला, ठीक है, इसके बारे में कभी समझेंगे। फिर आता है सीसेट, इलाहाबाद का शैतान। हाँ, इलाहाबाद में अगर पीटी का माहौल खत्म किया है या इस आईएएस की फैक्ट्री को आईएएस का वीराना बनाया है किसी ने, तो ये एग्जाम है सीसेट। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। हम ह्यूमैनिटी तो रात दिन पढ़ते हैं, पर मैथ तो परसेंटेज भी निकालना, अगर पूछा जाए 100 का 10% कितना होगा तो कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। ये एग्जाम है। इसके बारे में बता दूं कि मिथ है कि इसमें मैथ आता है बहुत टफ, इसमें रीजनिंग बहुत टफ आती है, इसमें बहुत टफ कॉम्प्रीहेंशन आता है। ये सब मिथ है। ये एग्जाम बेसिकली सिविल सर्विस और एप्टीट्यूड एग्जाम है, याद रखना। ना कि लिखा है सिविल सर्विस रीजनिंग, सिविल सर्विस मैथ नहीं लिखा, एप्टीट्यूड लिखा है। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सी सेट का जब सवाल आता है ना, नॉर्मली देखिए इसमें 80 सवाल आते हैं और आपको केवल इसमें 33% कट ऑफ लाना पड़ता है। जब आप इसमें 33% एग्जाम में पास कर लोगे, है ना, वो एग्जाम होगा 9 से 10, 10 से 11, है ना, 9:30 से 11:30 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे का गैप होगा, फिर उसके बाद ये एग्जाम होगा। इस एग्जाम को आप दोगे, फिर कॉपी चेक होने जाएंगी, कॉपी चेक पहले इसकी होगी। और अगर आपका इसमें 33% क्वालिफाई कर गए सी सेट, तभी आपका पीटी, मतलब उसमें मेरिट में आप आओगे या नहीं आओगे। इसमें अगर पास नहीं हुए, उसमें आपके कितने भी अच्छे नंबर हो, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो इसको पास करना पहली शर्त होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मैथ रीजनिंग बहुत टफ आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मैथ बिल्कुल कमजोर है, मेरी रीजनिंग बिल्कुल कमजोर है, लेकिन तब भी मेरा 5 बार निकला है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में मैथ रीजनिंग नहीं है, ये एग्जाम पेशेंस का एग्जाम है। एक अधिकारी का एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, धैर्य। सोचो महाकुंभ में एक घटना होती है सुबह 4 से 5 के बीच में। अगर वो अधिकारी जो पूरा महाकुंभ देख रहा था घबरा जाता, और उस समय पूरे इलाहाबाद में करोड़ों लोग थे, तो कई जगह भगदड़ हो जाती। एक भगदड़ हुई, उसको पता है, उसने वहां पर एक अधिकारी नियुक्त किया, लेकिन खुद को शांत रखा और दूसरी जगह पे देखा, और इस तरह से पूरा कार्यक्रम मौनी अमावस्या वाला किया। वैसे ही सी सेट का होता है। मैथ का एक सवाल टफ आता है, लेकिन 90% लोग उसी सवाल पे ईगो फंसा लेते हैं कि लोग करके दिखाऊंगा तुम्हें, और बाहर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि सवाल तो होगा नहीं 15 मिनट। और जैसे 15 मिनट सवाल हुआ नहीं एग्जाम में, प्रेशर, पसीना छोड़ने लगे और खेल खत्म, बाहर। और यूपीएससी को यही चाहिए था। अधिकारी कठिन सवाल को टाइम थोड़ी सी देगा, नहीं हो रहा दूसरे करो,
क्योंकि वो अधिकारी है और अधिकारी का पीटी हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है सिविल सर्विस का एग्जाम अधिकारियों का एग्जाम है, एप्टीट्यूड का एग्जाम है। एप्टीट्यूड का मतलब स्वभाव का एग्जाम है। सोचो अब कि हम कहां जी रहे हैं और कहां जरूरत है। इसीलिए मैं सहयोग के बच्चों को बहुत ज्यादा पेशेंस करने के लिए बात करता हूं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सी सेट का जब पेपर आता है लोगों की मेज में, 1 लाख लोग जब एग्जाम दे रहे होते हैं और पहला पेज जब खोलते हैं और टफ सवाल निकलता है और उसी में पसीना छूटने लगता है, उसी में 90-80% लोग बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। उसी में 70% तो बाहर, घबरा गए, खेल खत्म। इसीलिए मैं कहता हूं बीए के एग्जाम में परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एग्जाम आपको प्रैक्टिस करा रहा है टेंशन नहीं लेने की, और वही प्रैक्टिस करके यहां जाओगे। तो बीए के एग्जाम केवल मॉक एग्जाम है। समझ में आ रही बात? बाकी एग्जाम तो वास्तव में ये है। तो पीटी आप दोगे, और सी सेट के बारे में मैं कई सारी ऐसी चीजें बता दूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से सी सेट बहुत आसानी से निकलता है। सी सेट में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आप बहुत जल्दी पढ़ो और जवाब दो, क्योंकि एक अधिकारी को रात दिन फाइलें पढ़नी होती हैं, रात दिन फाइल पढ़ता है वो, तो उसकी पढ़ने की क्षमता कितनी तेज है और उस पढ़ने में उसका कंटेंट कितनी तेज निकालता है। क्योंकि भाई बाबू आएगा कहेगा साइन कर दो, एक दिन प्रॉपर्टी में साइन करवा लिए तो, उल्टी सीधी फाइल बनवा ली तो नहीं। वैसे भी बाबू कई बार बहुत कलाकार होते हैं, जब अधिकारी को परेशान करना हो तो बहुत सारी फाइलें ले जाएंगे, साइन करते करते कहीं गलत हो गया तब भी अधिकारी के ऊपर बात आनी है ना बाद में। तो कॉम्प्रीहेंशन होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। अभी तक जिस एग्जाम के बारे में आप सुन रहे थे वो ज्यादातर मिथ था, रियलिटी इसकी बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें हम अलग बात करेंगे, क्योंकि अभी हम एक बहुत ऊपरी लेवल पे केवल बात कर रहे हैं। ठीक, हम भी छटनी करते हैं, सारे बच्चों को एक बार में बता देंगे तो कहां मजा आएगा। कुछ बच्चे अभी, फिर नेक्स्ट, फिर ऑफलाइन। ठीक, सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन पीटी हो जाएगा, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और वास्तव में कई लोग ये सोचेंगे पीटी के बाद मेंस की तैयारी करें, तो ऐसा नहीं है। मेंस की तैयारी बहुत पहले हो जाती है, और पीटी का पता नहीं रहता किसी को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो भी सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब देखो पीटी होता क्या है, जैसे मान लो सामान्यतः ऐसा होता है कि 45 से 55 क्वेश्चन की मेरिट जाती है, 45 से 55, और किसी को नहीं पता होता कि कौन सा, मतलब 5-6 क्वेश्चन में लेके सबको अंतर रहता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों की जो आंसर की आती है उसमें भी 5-6 क्वेश्चन का अंतर रहता है। तो पता नहीं होता ज्यादातर लोगों को कि पीटी होगा कि नहीं होगा, वो पढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जान लो, जब भी इसकी तैयारी करना तो दागो और भूल जाओ, ये इसका फार्मूला है। इसमें आपको रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना, एग्जाम दो, भूल जाओ, नेक्स्ट लग जाओ। तो पीटी दे के आना, और अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ी भी अच्छे से पढ़ा होगा, सिंसियरिटी के साथ पढ़ा होगा, तो आप मेंस की तैयारी करने लगना। क्योंकि उसमें आपको भी नहीं पता पीटी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना कम मार्जिन रहता है ना कि आप इसमें गेस नहीं कर सकते। हाँ, जिनका नहीं होना उनको भी नहीं पता, थोड़ी बहुत चांस हो सकता है बहुत खराब पेपर चला गया हो या सीसेट का बहुत गंदा चला गया हो तो ठीक है, वरना ज्यादातर लोग बीच में रहते हैं। भाई किसी का 48, किसी का 49, किसी का 51, किसी का 52 सही रहता है। अब कितनी कट ऑफ जाएगी ये तो बाद में पता चलेगा ना। मान लो आपका 51 है और कट ऑफ गई 48, हो जाएगा। तो ये सब बात आप इसमें चर्चा नहीं करना, पीटी देके आना, भूल जाना, मेंस में लग जाना। मेंस एग्जाम वास्तव में एग्जाम होता है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए ये त्योहार होता है। 5 से 6 दिन का एक ऐसा त्योहार कि आपको एक हफ्ता पता भी नहीं चलेगा कि शायद 1 मिनट में निकल गया। ये इतना होगा, आएगा और निकल जाएगा। और इसको आप देखो, अभी भी अगर इसके कारण मेरा रोआ खड़ा होता है तो ये महसूस करता है ये एग्जाम क्या है ना। सुबह उठो, भागो, जाओ एग्जाम दो, 2 घंटे गैप करो, फिर एग्जाम दो, आओ रिवीजन करो, फिर सुबह एग्जाम दो, है ना। जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, पहली रैंक, 5वीं रैंक, 8वीं रैंक, 20वीं रैंक, इनका स्ट्रगल भी देखो, और स्ट्रगल को फील करोगे तो समझ भी आएगा जैसे कि लाइफ में एग्जाम का मजा अलग होता है। रिजल्ट क्या है ये नहीं जानता मैं, तो उसके प्रोसेस का भी बहुत एंजॉय किया कि यूपीएससी जाना, बैठना चद्दर बिछा के या कुछ बिछा के, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करो, और वहां से अनाउंस होता है कि सब कोई अंदर आ जाइए, गेट बंद होगा,
और आप अंदर जाते हो, फिर CISF वाले आपको चेक करते हैं, नॉर्मली कहीं भी सेंटर और भी पड़ता है, फिर आप ऊपर बैग लेके ऊपर तक जा सकते हो। यूपीएससी में मेरा कई बार पड़ा बहुत, और सीट आपका फिर बैठते हो और साथ में 200-300 लोग सब बैठे, बड़ा मतलब शानदार माहौल होता है। और जैसे ही घंटा बजता है हाथ में पेपर आता है, पता नहीं दूसरा घंटा कब बजता है, 3 घंटे हो गए पता ही नहीं चलता, कॉपी चली जाती है और आप फिर निकलते हो, फिर 2 घंटे बाद दूसरा पेपर है। सोचो पूरी जद्दोजहद, पूरी सालों की मेहनत का, किसी से कोई बात नहीं करना, कुछ खाया, जूस वूस पिया, कई लोग रेड बुल बहुत पीते हैं कि एनर्जी आए, कई लोग सैलेड खाते हैं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारी तुम्हारी तरह होते हैं कि बैग टांगे खड़े हैं, कोई नहीं है, और कई के मम्मी पापा चाचा चाची सब जूस वूस पिला रहे हैं कि बेटा एग्जाम है, और तो बहुत अजीब सा एक माहौल होता है। और ठीक है, फिर मेंस पे बात करते हैं। ठीक, मेंस के जो पेपर होते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले क्वालिफाइंग, मतलब उस एग्जाम को केवल आपको क्वालिफाई करना है बस। क्वालिफाई अगर आप कर लोगे तो आपकी आगे कॉपी चेक होंगी, वरना नहीं होंगी। जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं, एक इंग्लिश होगा और एक आप अपने द्वारा चयनित भाषा। जो 22 भाषाएं उसमें आपको एक चयनित करना होगा, एक सेलेक्ट करना होगा। हम सब तो हिंदी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदी पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश हमारे लिए आफत रहती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश बिना पढ़े तो फिर आपका कुछ होगा नहीं, इसलिए इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। याद रखना ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं, इसका कट ऑफ से कोई संबंध नहीं होता, पास हो बस इतना जरूरी है। पेपर 1, one of the Indian language to be selected by the candidate from the 8th schedule of the Indian Constitution। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दिए गए 22 भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा का चयन करना होगा। गुजराती गुजराती चुनते हैं, मराठी मराठी, मतलब सब अपनी कोई भाषा है ना, मराठी कह रहा हूं, समझ आए, गुजरात के लोग गुजराती, क्योंकि मैं गुजरात से संबंधित रहा है कुछ समय तक, तो गुजरात हो गया, और सब अपनी अपनी लैंग्वेज चुनते हैं। 300 मार्क्स का होता है और मिनिमम 25% आपको नंबर लाने होते हैं। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गया। फिर दूसरा होता है इंग्लिश, सी सेट, और उसके बाद जी। ये भी इलाहाबाद में हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ा आफत है। इसमें भी 300 मार्क्स होता है और 25% इसमें लाने पड़ते हैं। क्या आता है क्या नहीं आता ये बाद में पढ़ेंगे, बहुत इजी होता है। कहा तो जाता है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश आएगी, पर कई बार बहुत टफ आती है और आधे लोगों को इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ बस बारीक पास होते हैं, कुछ फेल, और मैं अपना दर्द बताऊं तो एक बार मैं इसमें फेल हो चुका हूं, तो मुझसे ज्यादा कौन ही इसको समझेगा कि आपकी पूरे साल की मेहनत केवल इंग्लिश ने खराब कर दी। और मैं सब कुछ खुल के आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी तरह का माया नहीं करनी है आपके साथ, बहुत रियल रिलेशन बनाने हैं, इसलिए मैं आपको इसलिए सब कुछ अपने बारे में बताता हूं कि ये दर्द मैंने भी झेला है। सोचो आप खूब पढ़ाओ और इसमें फेल हो जाओ तो क्या दर्द बीतेगा, है ना। आगे चलते हैं। पेपर अभी तक क्वालिफाइंग हो गया, अब कुछ ऐसे पेपर होंगे जिसके नंबर जुड़ेंगे। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी फर्स्ट का। इसमें हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड आता है, सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। ये पेपर सुबह होगा 3 घंटे, और याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। 20 सवाल आते हैं और 20 सवाल के बारे में लिखना है, कुछ में 150 शब्द 150 और कुछ में 250, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं कि 5 पेज भरना है, ठीक है। तो इसमें इसका जो पैटर्न है वो बहुत अलग है, उसकी लिखने की तैयारी बहुत अलग है, और 3 घंटे का होता है। टोटल आपको इसमें 3500 से 4000 शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। कितने? 3500 से 4000 शब्द। सोचो आप 3 घंटे में अभी जो कॉपी लिखते हो यूनिवर्सिटी की, उसमें रो रहे हो, ठीक है, और आप 5 ही क्वेश्चन पढ़ के लिखना है, इतने इजी क्वेश्चन कि उसमें दिमाग नहीं लगाना। और यहां पर 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन अपने आप में नया होगा, सबको बेस्ट तरीके से लिखना है, और लिखना भी कितना है? 4000 शब्द लिखना है। 3500 से 4000 शब्द 3 घंटे में। सोचो मतलब 1 घंटे में 1300 के शब्द के आसपास, और 1300 शब्द मतलब समझ रहे हो, एक पेज 2 पेज 100 200 मान लो, है ना। 200 मतलब 1300 मतलब करीब करीब 6 से 7 पेज। अब पता चला कुछ?
कैसे लिखना है इसको, और वो भी बिल्कुल नया क्वेश्चन। ये भी नहीं कि रटा रटा कुछ आ गया है, पता चला 3 बार तो क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि कहना क्या चाहते हो भाई। इतना टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, इतना ट्विस्ट होता है। और इंग्लिश मीडियम के हो तो ठीक है, हिंदी मीडियम में तो कई बार और बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो अनुवाद होता है वो गूगल ही समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। तो इंग्लिश हिंदी, अब फिर उसके बाद लिखना भी तुरंत है। सेम ऐसे दूसरा पेपर होगा, पहला पेपर दोगे उसके 2 घंटे बाद होगा, सोचो उंगलियां सूज चुकी होंगी, फिर लिखना है आपको। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इतनी चीजें आती। ठीक है, ये सेकंड पेपर है। पॉलिटिकल साइंस वाले जो अभी बीए वाले होंगे ये उनका टाइप का होगा। अगले दिन आओगे सुबह, थर्ड पेपर दोगे, सबसे लेंदी पेपर माना जाता है ये भी, इसमें भी ठीक है ये रहता है। सोचो मैंने आपके लिए कितना एक एक चीज तैयार की है, कि आपको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एग्जाम का। अब बताओ यूट्यूब में कहीं ऐसी कोई वीडियो है? आज तक नहीं होगी, और ना कभी कोई करा पाएगा, क्योंकि इसके लिए महसूस करना पड़ेगा। ठीक, एथिक्स का पेपर वास्तव में तीनों से बहुत लंबा होता है। और मैं जब अपने लास्ट अटेम्प्ट को याद कर रहा हूं, जब थर्ड पेपर दे के आया तो बस ये सोच रहा था चौथा पेपर पूरा करना कैसे, स्ट्रेटजी बन रही लगातार कि एक भी मिनट नहीं, जल्दी पहले केस स्टडी, ऐसा माहौल रहता है पूरा कि करना है पूरा। मतलब ये मान के चलो कि रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता वो सब एक अलग है, जो संघर्ष है वो भी बहुत शानदार है। और मैं इसलिए आपको संघर्ष की भी प्रसन्नता बता रहा हूं, ताकि हर चीज रिजल्ट नहीं होती। हाँ रिजल्ट होती है, जब समाज में आप किसी तीसरे से मिलते हो तो रिजल्ट के ही बिहाफ पे आपको देखता है, पर चूंकि हम और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम प्रोसेस को भी इंजॉय करेंगे ना, इसीलिए सफर हमेशा दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे वैसे तो ये पेपर मैंने यहां लास्ट में दिखाया है, लेकिन ये होता सबसे पहले। ठीक है, और ऐसे का पेपर लिखने में बहुत सही रहता है, क्योंकि इसमें आपको कम शब्द लिखने होते हैं, 2000 के आसपास वर्ड ही लिखने होते हैं, तो काफी कम हो जाता है। लेकिन इसमें सोचना बहुत पड़ता है, क्योंकि एक टॉपिक में इतना लिखना है, और आज की डेट में सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है। पर हाँ, इलाहाबाद के लड़कों के नंबर इसमें अच्छे आते हैं, एक अच्छी चीज है। हिंदी मीडियम के नंबर इसमें अच्छे आते हैं। हिंदी मीडियम वाले को अगर सेलेक्ट होना है और आईएएस बनना है तो ऐसे और एथिक्स पे बहुत अच्छी कमांड उसकी होनी चाहिए। हिंदी मीडियम को इसमें 2 में अच्छा प्रेफरेंस मिलता है। और ऐसे की अगर मैं बात करूं तो मेरे बारे में, अगर ऐसे के बारे में कुछ अच्छी चीजें हैं अपनी भी और अच्छा लगता है, तो ऐसे में हमेशा जो मेरा मार्क्स आया है, ये तो नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा आया है, लेकिन जो पहली रैंक वाला रहता था उससे हमेशा ज्यादा रहा है। और क्योंकि पहली रैंक वाले के बाकी 3-4 में हमेशा नंबर अच्छे आते थे, ऐसे में नंबर मेरा हमेशा बहुत अच्छा आया है। और क्यों आया है इसके पीछे ये है कि इसमें कुछ ना कुछ मैंने ट्रिक या स्ट्रेटजी अपनाई थी। चलो उसके बाद में डिस्कस करते हैं। फिर आएगा ऑप्शनल पेपर, 6 दिन का गैप होगा, उसके बाद आता है। ये बहुत एक रिलैक्स रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके टाइम होगा कि नहीं होगा, आपके टाइम शायद ऑप्शनल पेपर रहे या ना रहे, ये भी एक सवाल है। ये अभी तक की कंडीशन है, अभी ऑप्शनल पेपर रहेगा। अगर आप 2 या 3 साल एग्जाम दोगे तो ये चांस है पूरी तरह से रहने का। और ऑप्शनल पेपर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 2 पेपर होंगे 250-250 के, एक ही दिन में दोनों होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जीएस के आपने 4 पेपर देखे, 4 देखे, बहुत बेहतर मार्क्स अगर आएंगे तो 100 मार्क्स, 100 या 110 टोटल, मतलब ये कहिए आपके 440 मार्क्स आएंगे, सबसे बेहतर मार्क्स है 440 के आसपास, मतलब टॉपर 4 पेपर में। समझ रहे हो, 1000 में कितने आ रहे हैं? 440। ठीक है, अब इसमें देखो 500 में आपके 300 आ जाते हैं, मतलब 1000 में 440 लाना बहुत बड़ा टफ काम है। और 500 में 300 लाना उतना ही टफ है जितना 440। सोचो कहां मेहनत ज्यादा करो, इसमें भाई, इसमें देखो ना तुम, ये भी तो वहां 4 पेपर थे 250-250 के, उसमें 110 आता था मैक्सिमम, इसमें 250 में 130-140 आ सकता है। तो ये बहुत आसान होता है। इसीलिए ऑप्शनल सिलेक्शन का सबसे पहला समझौता या समझदारपूर्ण निर्णय होना चाहिए।
सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे प्रॉपर, ये केवल ऑप्शनल डिसाइड करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल समझ में आ गया। जीएस की कोचिंग करते रहते हो, ठीक, ये है ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस, कोई बताएगा नहीं ज्यादा। फिर आता है मेंस का रिजल्ट, 1750 नंबर का टोटल होता है। रिजल्ट आता है और कुछ चेहरे हंसते हैं, कुछ चेहरे रोते हैं। हंसते 3 है, रोते कई हैं, ये तो तय है, नियम है। और जब मेंस हो जाता है उसके बाद होता है इंटरव्यू, पर्सनालिटी 275 नंबर का। इसमें आपका दिमाग भी चेक होता है और दिल भी चेक होता है। एक एक चीज मैंने बहुत बैलेंस करके रखा हुआ है। देखा जाता है कि आप एक कैसे इंसान हो, और आप कितने भी होशियार हो, लेकिन आपके सामने जो बैठे हैं वो 30 साल से आप जैसे लोगों को इधर से उधर कर रहे हैं, और आपके स्वभाव को देखकर ही पता चल जाएगा कि आप कितने स्मार्ट हो और कितने नहीं हो। और ये सब किताबों से ऊपर की चीजें हैं, ये सब पर्सनालिटी की बात है। और इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अधिकारियों के घर से आते हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह हुई है, वो सब यहां बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम हो गई होती है। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा मैंने इसका एक प्रोसेस समझा दिया। और आपको मैं इसीलिए कहता हूं कि हमेशा अपने कॉलेज टाइम में अपनी पर्सनालिटी को सबसे बेहतर बनाओ, क्योंकि 275 नंबर का इधर भी मामला है। और पर्सनालिटी किताबों से नहीं बनती, पर्सनालिटी एक्टिविटी से बनती है। इसीलिए कॉलेज सबसे बेहतर प्लेस होता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। पर कॉलेज में किसके साथ रह रहे हो ये मैटर है, समझ में आ रही बात? तो याद रखना, आपका कॉलेज पर्सनालिटी टेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे लोगों की संगत पर्सनालिटी टेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूपीएससी की क्या सोल है, जो इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल ऑफ यूपीएससी। थैंक यू।